स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास फॉर टुडे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट किए थे। उसमें मैंने आपको क्या बताया? वी स्टडीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पेस्ट से बचने वाले प्लांट्स, पेस्ट से जो नहीं अफेक्ट होते उन प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि बीटी कॉटन था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक इंसेक्ट था, एक नेमेटोड था मेलॉइडिका इनकॉग्निटा, उससे टबैको के रूट्स अफेक्ट होते थे, उनके बारे में पढ़ा हमने, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग मेडिसिन बनाने में किस तरह से यूज किया गया। देखो बच्चा, देखो पहले इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, आपकी पैंक्रियाज बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस जो है, आपकी पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस है। ये जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस है, ये एक हार्मोन बनाते हैं और उस हार्मोन का नाम है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाए तो शुगर मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। इंसुलिन जो है वो शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और डिजीज हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज। ठीक है। अब बॉडी तो इंसुलिन बना नहीं रही, तो डायबिटीज को, अगर आपको डायबिटीज नाम की डिजीज से छुटकारा पाना है या उसको क्योर करना है या उसको कंट्रोल में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो इंसुलिन है उसको बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से कैसे लें? मतलब कि मेडिकल कंपनीज ने, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने क्या किया? इंसुलिन बनाना शुरू किया। पहले जो इंसुलिन मेडिकल कंपनीज जो बेचना शुरू किया उन्होंने, वो इंसुलिन उन्होंने एनिमल्स में से लिया था, जैसे कि स्लॉटर्ड कैटल, स्लॉटर्ड पिग्स, जिनको मीट बनाने के लिए, मीट के लिए यूज किया जाता था। गोट को, पिग्स को, उनका मीट खाया जाता है। तो स्लॉटर्ड पिग्स का, स्लॉटर्ड गोट्स का जो इंसुलिन है, उसको वो क्या करते थे? ह्यूमंस के अंदर डालते थे। बट हमारी बॉडी धीरे धीरे उस इंसुलिन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। बॉडी को स्लोली पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये जो इंसुलिन हमें एडमिनिस्टर किया जा रहा है ये हमारा इंसुलिन नहीं है। हमारी बॉडी क्या करती है? उस इंसुलिन के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है बॉडी। और जब उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो गए, तो फिर एलर्जीज या फिर रिएक्शंस होने लग जाते हैं। ठीक है। तो अब कोशिश की जाएगी कि हम क्या करें, ह्यूमंस की बॉडी में से ही इंसुलिन का जीन निकालें। जो ह्यूमंस है ना, उनकी बॉडी में से ही जीन निकाला गया इंसुलिन का, और वो जो ह्यूमन की बॉडी में से इंसुलिन का जीन निकाला गया, उस जीन को एक बैक्टीरिया के अंदर डाल के उस बैक्टीरिया की हेल्प से ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया और फिर उस ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमंस के अंदर डाला गया। तो पहली बार ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहली बार जो इंसुलिन बनाया गया, वो बनाया एक कंपनी ने जिसका नाम था एल लिली। एनसीईआरटी ने लिखा है ये चीज। एल लिली नाम की कंपनी ने 1983 में, ये एक अमेरिकन कंपनी है, सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। यहाँ पे लिखा है इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स और डायबिटीज वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। मिच्योर इंसुलिन जो है, जो इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन है, मिच्योर इंसुलिन है, उसके पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, चेन ए और चेन बी, जो कि आपस में कैसे लिंक्ड है? डाइसल्फाइड लिंकेजेस से लिंक्ड है। लेट्स से ये चेन ए है, ये चेन बी है, और ये जो दोनों चेन्स है ये आपस में कैसे जुड़ी हैं? दो सल्फर से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों इंसुलिन चेन्स आपस में जुड़ी हैं। ठीक है, ठीक है। बट जब इसको बनाया जाता है, ये कैसा है? ये मेच्योर इंसुलिन है। ठीक है, दिस इज अ मेच्योर इंसुलिन। बट इंसुलिन को जब बनाया जाता है तो वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनाया जाता है। प्रो इंसुलिन में ए चेन, बी चेन और इसके अलावा एक और चेन है जिसका नाम है सी चेन। वैसे तो इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन में तो ए और ए चेन और बी चेन ही है, बट जो एक प्रो इंसुलिन है, पुराने जो पहले इमेच्योर इंसुलिन है, उसमें एक और चेन है जिसका नाम है सी चेन। ठीक है। तो एक्टिव करने से पहले क्या किया जाता है? सी चेन को रिमूव कर लिया जाता है। चेन सी इज रिमूव टू मेक मेच्योर इंसुलिन। ठीक है। तो मेच्योर इंसुलिन में सी चेन जो है, सी पेप्टाइड जो है, उसको हटा दिया जाता है। ऐसा कैसे किया गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से दो डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं, ए और बी, ए और बी, उससे ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। क्या किया गया? ए चेन का जो जीन है, देखो यहाँ पे आओ, ए चेन का जो जीन है, चेन ए,
दिस इज ए चेन, ए चेन का जीन, और ये कौन सी है, बी चेन, बी चेन का जो जीन, ठीक है, इनको दो अलग अलग वेक्टर्स में डाला गया और वेक्टर्स को किस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, वेक्टर्स को एक होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब कुछ बैक्टीरियाज ए चेन बना रहे हैं, कुछ बैक्टीरियाज बी चेन बना रहे हैं। बाद में क्या किया गया, इन दोनों ए और बी चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जोड़ दिया गया, ठीक है। अदरवाइज पहले बॉडी के अंदर ये कैसे एग्जिस्ट करता है, बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में, यानी कि ए चेन होती है, बी चेन होती है, उसके अलावा एक सी चेन भी होती है। हम क्या करते हैं, सी चेन को हटा देते हैं, ये जो सी चेन है इसको रिमूव करना है, सिर्फ ए और बी को बचाना है और बाद में ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देना है। ऐसा बॉडी के अंदर हो रहा है, बट जब हमें बनानी है तो हमें पता है हमें ए चेन और बी चेन ही चाहिए। एक बैक्टीरिया के अंदर हमने ए चेन का जीन डाला, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर हमने बी चेन का जीन डाला, दो जीन्स डाल दिए हैं, दोनों ने क्या बनाई, चेन्स बनाई, चेन्स हमने बाहर निकाली और उनको आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और एल लिली कंपनी ने फिर उसको बेच दिया। इज इट क्लियर, इंसुलिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलो जी, उसके बाद आ गया हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्यों किया जाता है, ये एक थेरेपी है जिसकी हेल्प से हम करेक्ट करेंगे एक हेरिडिटरी डिजीज को, करेक्शन करनी है एक हेरिडिटरी डिजीज की जो कि हमें चाइल्ड या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता लग गई थी। बाद में पता लगने से भी इसको यूज किया जा सकता है, बट इसके इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, देखते हैं क्यों। तो याद रखना, जीन थेरेपी जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, जेनेटिक एक हेरिडिटरी डिजीज को हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक जीन जो है उसको इंसर्ट किया जाता है सेल्स के अंदर, ठीक। normal gene when get inserted into individual cell with gene defect, the normal gene will take over the function of the and compensate for the non-functional gene। हुआ क्या, let's say एक person affected है, एक पर्सन अफेक्टेड है, उसका एग्जाम्पल लेके ही करते हैं। यहाँ पे 4 साल की लड़की की बात की गई है। ये 4 साल की गर्ल है जो कि सफर कर रही है एडीए से, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से ये जो है गर्ल जो है ये कर रही है सफर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर जीन जो है वो एब्सेंट है। हाँ, एडेनोसिन डीएमिनेज वाला जो जीन है इस गर्ल के पास एब्सेंट है। तो क्या किया गया, एडेनोसिन, इसको एडीए यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो गई है ना। तो हमने क्या किया, एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन, एडीए जीन जो है, एडेनोसिन डीएमिनेज वाला जो जीन है, इसको क्या किया गया बच्चों, इसको इंसर्ट किया गया किसमें, 4 ईयर की जो गर्ल है उसमें, 4 साल की जो लड़की है उसमें इसकी कमी थी। तो क्या किया गया, इसको 4 ईयर की जो गर्ल है उसके बोन मैरो में इंसर्ट कर दिया गया, बोन मैरो में इंसर्ट कर दिया गया, इंसर्टेड इनटू 4 ईयर गर्ल्स बोन मैरो। अब बोन मैरो ने जो सेल्स बनाए, सेल्स आर नॉट डेफिशिएंट, भैया आपने बोन मैरो में डाल दिया। तो बोन मैरो ने जो सेल्स बनाने, आपको पता है ना हमारे सारे के सारे ब्लड सेल्स कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है। एडीए कहाँ रहते हैं, एडीए हमारे लिम्फोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स में रहते हैं। पहले जो व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो बना रही थी उसमें एडीए नहीं था, एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं था। अब हमने बोन मैरो के अंदर किसी तरह से, बोन मैरो के सेल्स के अंदर हमने एडीए का जीन डाल दिया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपने ये जीन जब डाल दिया, आपने जब एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन जो है वो बोन मैरो में डाल दिया, अब की बार बोन मैरो ने जो सेल्स बनाना शुरू किए, उन सेल्स के पास क्या है, उन सेल्स के पास अब की बार एडीए होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या करते थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती थी, बट वो तो बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है। एडीए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन, कौन सा जीन नहीं है, एडेनोसिन डीएमिनेज का जीन नहीं है। एडेनोसिन डीएमिनेज बड़ा ही जरूरी है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए एडेनोसिन डीएमिनेज तो बहुत जरूरी है। जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड एंड पेशेंट्स आर आइसोलेटेड, पहले पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट किया, उनको एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया, फिर एडीए वाला जो डीएनए है उसको लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करवाया और दोबारा से पेशेंट की बोन मैरो में डाल दिया। पेशेंट से पहले लिम्फोसाइट निकाले,
उन लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या डाला, एडीए डाला, एडीए वाला जीन डाला सॉरी, और उस लिम्फोसाइट जिसमें एडीए वाला जीन डाला उसको दोबारा से किसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, पेशेंट के बोन मैरो में। लिम्फोसाइट्स बेचारे जो है उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, जल्दी मर जाते हैं, इसलिए इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को बार बार बोन मैरो में डालना पड़ता है। हाँ, अगर डिजीज का पता एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही लग जाता, एम्ब्रियो ही था तभी हम डाल देते एडीए का जीन उसमें, तो फिर वो परमानेंट क्योर हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे तो नए सेल्स बन ही रहे हैं ना, जो भी उस टाइम पे आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमेशा के लिए वहां पे रहेगा। बट ये तो 4 साल की हो चुकी थी, इसलिए बार बार उसकी बोन मैरो में एडीए वाले लिम्फोसाइट्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलो जी, तो आपको समझ आया जीन थेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं, एक जीन को डाल देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया सेल्स को पहले तो पेशेंट में से निकाला फर्स्ट, सेकंड लैब में क्या किया गया, वायरस की हेल्प से इनको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जीन इज इंसर्टेड इनटू द वायरस। फिर क्या किया गया, उस वायरस को पेशेंट के सेल में डाल दिया, जो हमारी पसंद का जीन था उसको वायरस में डाला, अब वायरस की हेल्प से वो जो जीन है वो किसके अंदर डाल दिया, पेशेंट के सेल के अंदर डाल दिया। अब सेल जो है वो चेंज हो गए, ट्रांसजेनिक बन गए हैं, उनका डीएनए हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको फिर से कहाँ डाल दिया, पेशेंट की बॉडी में। अब जो सेल्स बनेंगे उन वो एडीए डेफिशिएंट नहीं होंगे। क्लियर है जीन थेरेपी? इसके बाद आ जाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि किस तरह से हम डायग्नोसिस में इस टेक्नोलॉजी का यूज, किसी बीमारी का पता लगाने में इसका यूज कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, इट्स अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डायग्नोस एंड मॉनिटर डिजीज। ये एक टेक्निक है जो कि बीमारी का पता लगाने में यूज की जाती है, रिस्क पता लगा रहे हैं बीमारी का, एंड डिसाइड व्हिच थेरेपीज विल वर्क बेस्ट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स। बच्चा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे, बीमारियों को डायग्नोस करेंगे। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी बीमारी को डायग्नोस किया जाएगा, भाई कि ये बीमारी हो रही है तो ये बीमारी क्यों हो रही है, इसके रिस्क क्या है, क्या थेरेपीज इस पेशेंट के लिए अच्छी होंगी, सारा कुछ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, ट्रीटमेंट्स ऑफ अ डिजीज भी इफेक्टिव अगर उसका अर्ली डिग्नोसिस हो जाए, अगर हमें जल्दी पता चल जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है ना। कन्वेंशनल मेथड्स में हम क्या करते थे, सिरम लेते थे, ब्लड में से सिरम लेते थे या फिर यूरिन का एनालिसिस करते थे, आजकल भी तो किए जाते हैं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, है ना। बट जनरली ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में ना अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता था। फॉर एग्जाम्पल अभी बैक्टीरिया घुसा ही है बॉडी के अंदर, वो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं किया तो ब्लड टेस्ट में आता ही नहीं था, यूरिन टेस्ट में वो बैक्टीरिया या वायरस डिटेक्ट ही नहीं हो पाता था। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम वो जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको पीसीआर करवा ले, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा ले, यानी कि उसके अंदर जो डीएनए है उसको मल्टीप्लाई करा ले, ताकि अगर बैक्टीरिया का डीएनए कम है तो भी वो ज्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस कैसे होगा, इट इज पॉसिबल विद द एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस लाइक आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ये क्या, पीसीआर तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे जो है ये क्या है, क्या ये देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लाइक पीसीआर डिटेक्ट पैथोजन इवन एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब बार बार मल्टीप्लिकेशन करवाते जाते हैं डीएनए की, तो वो डीएनए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो जल्दी से डिटेक्ट हो जाता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि एड्स वाला वायरस जो है उसको किसकी हेल्प से किया गया, एलाइजा की हेल्प से। व्हाट इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनमें म्यूटेशंस आसानी से पता चल जाएंगी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चल जाएगा। पीसीआर जो है वो क्या करता है, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होते हैं, आपने पढ़ा था प्रोब्स चाहिए होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, तो ये सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एलाइसा मैं आपको बताऊंगी, पीसीआर का तो पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ प्रिंसिपल, है ना। यहाँ पे देखो अब एलाइसा, एलाइसा जो है इट्स अनदर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटेक्ट एंटीजन। बच्चा यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक प्लेट ली जाती है, ये रही वो प्लेट, एलाइजा प्लेट, ठीक है। इस प्लेट में ना सैंपल डाल दिया अपना, सैंपल में क्या थे,
एंटीजेंस होंगे। अगर बीमारी है तो इसमें सॉरी इस प्लेट में ना, एलाइजा प्लेट जो है ना, उसमें आपने क्या लगा दिए, उसमें आपने एंटीजन लगा दिए। ये जो बच्चा याद रखना, एलाइजा जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे ही काम करता। ठीक है, ठीक है, आपने एंटीजेंस लगा दिए। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज है, अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज है तो उस पर्सन के अंदर उस डिजीज के लिए एंटीबॉडीज बनी होंगी। अब आपने क्या डाला, सैंपल डाला, पर्सन का सैंपल डाला। अगर उसको डिजीज है तो एंटीबॉडीज अपने एंटीजन पे चिपक जाएंगी। बिल्कुल, एंटीबॉडी कह रही है मैं तो चिपक रही हूँ एंटीजन पे। लो जी, एंटीबॉडीज एंटीजन पे चिपक गई। कब कब चिपकेंगी एंटीबॉडीज एंटीजन पे, अगर डिजीज है तो। दिस इज व्हाट, एंटीबॉडी फ्रॉम सीरम। सैंपल में जो एंटीबॉडी थी तभी होगी अगर बीमारी है, नहीं तो एंटीबॉडी क्यों बनाएंगे, है ना। उसके बाद इसमें क्या डाला, उसके बाद इसमें डाला गया बच्चों, उसके बाद इसमें डाली गई एक और एंटी बॉडी। क्या है ये, और ये जो एंटीबॉडी है ना, इस पे कलर्ड सबस्ट्रेट भी लगाया हुआ, कलर्ड सबस्ट्रेट, कलर लगा के भेजी गई है ये एंटीबॉडीज। व्हाट आर दीज, दीज आर एंटीजन। कौन सा वाला एंटीजन, एंटीजन नहीं सॉरी, एंटीबॉडी। कौन सी वाली एंटीबॉडी, ब्लू एंटीबॉडी। एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी है ये। एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि किसी एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगी। पहले एंटीजन आपने खुद से लगाया, फिर सेरम के अंदर जो सैंपल आपने डाला उसके पास ब्लू वाली एंटीबॉडीज हैं जो कि एंटीजन के साथ आके जुड़ गई। अगर वो जुड़ी होंगी तो आपने एक और एंटीबॉडी डालनी है बच्चा, ये आपने इंट्रोड्यूस करवाई है एंटीजन। ठीक है, आपने बोला अगर सैंपल में एंटीबॉडी होगी तो वो इस एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी। फिर आपने क्या करी, ग्रीन वाली एंटीबॉडीज डाली जिनके साथ कलर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ब्लू वाली ये एंटीबॉडीज ब्लू वाली एंटीबॉडी के साथ जुड़ती हैं। और जब ये ब्लू वाली एंटीबॉडीज के साथ जुड़ती हैं तो ये कलर प्रोड्यूस करती हैं। अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है दैट मींस डिजीज है, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा दैट मींस डिजीज नहीं है। कलर कब प्रोड्यूस होगा, जब वो ब्लू वाली एंटीबॉडी के साथ जुड़ेंगी। ठीक है, ब्लू वाली एंटीबॉडीज कहां से आई हैं, वो तो तभी आएंगी ना अगर डिजीज है तो। आपको समझ में आया एलाइजा का फंक्शन, इट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। समझ आया। तो एलाइजा क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है पैथोजन को बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और बाय एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजेंस। तो भाई एंटीजन ऑलरेडी था, जो पर्सन का सैंपल आया उसमें एंटीबॉडीज अगर है तो एंटीजन पे जुड़ जाएंगी। फिर आपने एक और एंटीबॉडी डाली जो एंटीबॉडी पे जुड़ेगी, ब्लू वाली एंटीबॉडी पे जुड़ेगी, तो वो एंटीबॉडी अगर जुड़ेगी तो वो कलर प्रोड्यूस करेगी। ऑलराइट, फिर बनाने हैं हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स बनाने हैं जिनका डीएनए चेंज किया गया था। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं may be defined as animals that have their DNA manipulated to possess and express a foreign gene। जो एनिमल्स, आपको पता ही है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि वो सेल्स जिनका डीएनए ऑल्टर किया गया उनको ट्रांसजेनिक सेल्स कहते हैं। तो वो एनिमल्स जिनका डीएनए चेंज किया गया है, जिनका डीएनए चेंज किया गया है, कोई फॉरेन जीन उसमें डाला गया है या फॉरेन जीन उसमें से कोई जीन उसमें से डिलीट किया गया है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें जो एनिमल्स हैं उनके डीएनए को बदलना पड़ गया, एनिमल्स का डीएनए बदलना पड़ गया। ये तो बहुत बड़ा काम करना पड़ गया ना हमें। तो किस काम के लिए, पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। Transgenic animals are designed to study different aspects of a gene, like how genes are regulated and how they affect normal function of body and its development. For example, हमें देखना था कि अगर हम किसी की बॉडी में से एक जीन डिलीट कर देंगे तो उस पे बॉडी पे उस जीन का क्या इफेक्ट हो रहा है।
अगर कोई जीन हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अगर हम वो जीन इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका उस पर्टिकुलर एनिमल पे क्या इफेक्ट होगा। जब हम किसी जीन को रेगुलेट करना चाहते हैं या उसकी फंक्शनिंग को समझना चाहते हैं, हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, कि वो जीन जो है वो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ेंगे। एनिमल का डीएनए मॉडिफाई करो, देखो कि डीएनए जो है वो मॉडिफाई करके उस एनिमल में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, क्या किया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन का क्या इफेक्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ दैट रिजल्ट। ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड अबाउट बायोलॉजिकल रोल फैक्टर इन बॉडी। हमने इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर्स एक एनिमल में इंट्रोड्यूस करा के देखे और देखा कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। सिंपल, हमने देखना है कि किसी जीन की एडिशन या डिलीशन से उस पर्टिकुलर एनिमल में क्या चेंज आ रहा है, इसके लिए हमने उस एनिमल को चेंज किया। Study of disease. Transgenic animals, they are the model for human disease. Let's say हमने एक दवाई बनाई है या कोई ट्रीटमेंट बनाया, हम देखना चाहते हैं कि इस दवाई से उस बंदे को फर्क पड़ रहा है या नहीं, तो आप डायरेक्ट ह्यूमंस को वो दवाई नहीं देते, आप किसी एनिमल को वो दवाई दोगे। तो एनिमल को दवाई तो तभी दोगे ना जब उस एनिमल को वो बीमारी लगी है। तो पहले आप उस एनिमल के डीएनए को इस तरह से चेंज करोगे कि उस एनिमल को वो डिजीज लग जाए, और फिर अलग अलग मेडिसिन दे के आप पता करने की कोशिश करोगे कि क्या वो एनिमल ठीक हो रहा है या उस एनिमल पे क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। समझ में आया। तो एक बीमारी का इलाज जब ढूंढना है तो आपको एक एनिमल को पहले बीमारी लगानी पड़ेगी और फिर अलग अलग मेडिसिन दे के देखना पड़ेगा कि उस पर फर्क पड़ रहा है या नहीं। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज इन विच इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स, जब भी न्यू ट्रीटमेंट बनेगा या किसी बीमारी का, तो वो जो है पहले एनिमल्स पे ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके लिए एनिमल्स को पहले ट्रांसजेनिक या डिजीज्ड बनाना पड़ता है। कैंसर के लिए, सिस्टिक फिब्रियोसिस के लिए, रिमेटोइड आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर डिजीज के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे और उनको अलग अलग मेडिसिन देके पता लगाया गया था कि वो ठीक हो रहे हैं या नहीं। तो एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजी की इंसुलिन देके क्या फर्क पड़ रहा है, बीमारी, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी लगा के देखनी है। तो बीमारी लगा के देखना है भाई कि बीमारी पहले खुद से लगा दो और फिर अलग अलग दवाई दे के देखो कि उनको फर्क पड़ रहा है या नहीं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देखो, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ व्हिच आर मेडिसिन्स एक्सपेंसिव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोडक्ट्स रिलीज कर रही है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम खुद से एनिमल्स में चेंज लाएंगे और एनिमल्स को इस तरह से चेंज करेंगे कि अब वो एनिमल्स भी वो प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रिलीज करवाने के लिए भी हम एनिमल्स में चेंज लाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स can be created by introduction of particular genes which coded for a particular product। हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जीन जो है एनिमल में डाल दिया और अब एनिमल जो है वो प्रोडक्ट रिलीज करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है, उसका जीन हमने डाला था, ठीक है। Attempts are being made for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis। 1997 में एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, उसका नाम था रोजी। वो क्या करती थी, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती थी, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन एंड न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट ऑफ फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ। हमने काउ के अंदर क्या किया, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन का जीन डाला। जो रोजी थी, रोजी के अंदर हमने अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन नाम का जीन डाल दिया रोजी काउ के अंदर। ये जो अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन नाम का जीन था वो ये जो प्रोटीन बनाता था, वो प्रोटीन जो है वो नॉर्मल काउ मिल्क से बहुत ही बेटर था बच्चों के लिए, बेबीज के लिए। तो रोजी जो गाय थी उसमें चेंज इसलिए लाया गया, उसको ट्रांसजेनिक इसलिए बनाया गया ताकि वो जो प्रोटीन रिलीज की रहे जिसका नाम अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन है वो ह्यूमंस के लिए बहुत फायदेमंद हो। फिर आ गया वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी, फॉर वैक्सीन सेफ्टी वैक्सीन्स आर फर्स्ट टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक माइस। चूहा जो होता है, माइस जो होता है, उस पे हम वैक्सीन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऐसे ही नहीं, कोरोना वैक्सीन जब बनी तो सीधे आपके अंदर ही नहीं डाली, उन्होंने पहले माइस के अंदर दवाई इंसर्ट की और माइस को पहले वो डिजीज लगानी पड़ती है, ठीक है।
Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. Polio vaccine के लिए भी पहले ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया, फिर उसको दवाई दी जाए. If successful and found to be reliable, अगर माउस पे वो सक्सेसफुल रही तभी हम क्या करते हैं, उसको मंकीज पे यूज करते हैं, फिर मंकीज के बाद दूसरे एनिमल्स पे, और फिर लास्ट में हम इसको ह्यूमंस पे यूज करते हैं. Chemical safety testing. Transgenic animals introduced with genes which make them more sensitive than non-transgenic. Transgenic animals जो हैं introduced with genes which make them more sensitive than non-transgenic, they are then exposed to toxic substances जैसे कि ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई यूज की गई, ठीक है. तो इथीडियम ब्रोमाइड कैंसर कॉज करती है, ठीक है. तो हमने पहले ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, ठीक है, उसमें ऐसा जीन डाल दिया कि वो उस पर्टिकुलर चीज के ज्यादा सेंसिटिव है, उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के, उस पर्टिकुलर पॉइजन के वो एनिमल ज्यादा सेंसिटिव हो गया. फिर हमने उसको वो पॉइजन दिया और देखा कि उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है. टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम. अगर उनको ज्यादा फर्क पड़ता है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि उस एनिमल पे उस टॉक्सिन का क्या फर्क पड़ा. तो पहले हमने उनको ससेप्टेबल बनाया, सेंसिटिव बनाया, ठीक है. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हैं. एथिकल इश्यूज. एथिकल इश्यूज क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नेचर हमें अलाउ नहीं करता. लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाना जो है वो ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है. ह्यूमन रेस, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय ह्यूमन रेस रिक्वायर सर्टेन रेगुलेशन. हम उसको अगर अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, किसी माइस को बीमारी लगा रहे हैं, किसी पिग को बीमारी लगा रहे हैं, है ना, तो दैट इज एन एथिकल इशू. अगर आप किसी जरूरी काम के लिए ऐसा कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब इसमें परमिशन ग्रांट की जाती है. अदरवाइज आपको एनिमल्स को हार्म करने की परमिशन नहीं दी जाती. एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी, कि कितना सही है एनिमल्स को बीमार करना या उनको चेंज करना, ठीक है. जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. Indian government has set up an organization जिसका नाम है GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism to public service. क्या हुआ? जैसे बीटी कॉटन बना, बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis के अगेंस्ट जो कॉटन है, पहले इनको उस कॉटन को बनाने के लिए GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी. और जब वो बन गया तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए पब्लिक सर्विस करेगा वो या नहीं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दोबारा उसको क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है GEAC से, ठीक है. चलो, use of genetic materials, plants, biological sources by companies granted with patent has triggered public anger since they have been identified, developed and used by farmers and people of a specific country. चलो जी, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो क्या होता है, पेटेंटिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज का कॉपीराइट तो आपको पता होगा कि भाई ये चीज हमने बनाई है, अब आप इसको नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल कोक का एग्जाम्पल लेते हैं. कोक जो है उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कोक बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बट कोको कोला कंपनी जो है उसने उस पर पेटेंट कर दिया फॉर्मूला पे कि भाई ये हमारा फॉर्मूला है और कोई भी कंपनी जो है उस फॉर्मूला को यूज करके कोको कोला नहीं बना सकती. तो क्यों नहीं बना रहे हैं? बाकी लोग भी बनाओ कोको कोला, क्योंकि वो फॉर्मूला पेटेंटेड है. अगर किसी और ने बनाया तो उसको बहुत बड़ी सजा हो सकती है. तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कि अपनी डिस्कवरी, आपने जो नया प्रोसेस बनाया, आपने जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपने जो नई मेडिसिन बनाई, आप कह रहे हो भाई हमने बनाई, इसको बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है. और कोई सेम फॉर्मूला यूज करके अगर ये मेडिसिन, ये प्रोसेस डेवलप करेगा, इसका यूज करेगा, तो उसको हमें क्या देनी होगी? रॉयल्टी, नोवेल्टी देनी होगी, ठीक है. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कुछ चीजें जो हैं वो ट्रेडिशनल है, पहले से चली आ रही हैं, बट कंट्रीज जो हैं वो अभी उस पर पेटेंट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे बासमती राइस की कहानी है. बासमती राइस जो है वो इंडिया में करीब 2 लाख सालों से ग्रो हो रहा है, ठीक है. over 2 lakh varieties of rice found in India, which makes India the richest in what? In the varieties of rice. India में there are about 2 lakh varieties of rice.
उनमें से एक वैरायटी जो है वो बासमती राइस की है। ठीक है, बासमती राइस किस बारे में फेमस है? उसकी खुशबू और उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है ना। और देर आर अबाउट 27 वेराइटीज ऑफ बासमती विच आर ग्रोन इन इंडिया। तो ये बासमती की जो खेती है ये इंडिया में बहुत सालों से हो रही है। बट 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने कहा कि हमने बासमती राइस को पेटेंट कर लिया है। बासमती राइस जो है वो हमारी डिस्कवरी है, हमने ये चावल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कंपनी है, ये कंपनी अगर पेटेंट कर लिया तो सिर्फ यही कंपनी वो नई वैरायटी जो है बासमती की उसको बेच सकती है अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। ठीक है, वर्ल्ड के। The new variety of basmati had actually been derived by crossing with semi-dwarf varieties and claimed as an invention of nobility. ये न्यू वैरायटी थी नहीं, ये तो न्यू वैरायटी पुरानी वैरायटी थी जो बासमती की, उसको ही क्रॉस हाइब्रिडाइज करा के बनाई गई थी। ठीक है, ऐसा किया गया था। फिर इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने किया इस पे विद्रोह। उन्होंने बताया कि ये जो राइस की वैरायटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये तो हमारी कंट्री के चावल को क्रॉस करके बनाया गया, ये कुछ भी नया कुछ भी नोबल नहीं है, ये जस्ट दो पुरानी वैरायटीज का मिक्सचर है। ठीक है, फिर जो फॉरेनर्स हैं, देखो अब इंडिया में नीम, हल्दी, टबैको, इनको बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है, इनका मेंशन हमारे वेदास में भी है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो चीज है उस पर ज्यादा वो तो देते ही नहीं है, ज्यादा ध्यान तो देते ही नहीं है। तो जब फॉरेनर्स ने हल्दी के फायदे देखे, नीम के फायदे देखे, तो उन्होंने क्या किया, इन हर्बल मेडिसिन को पेटेंट कराना शुरू कर दिया। फिर इंडिया ने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया, उनको एविडेंस बताया कि किस तरह से हमारे पुराने ग्रंथों में इन सारी चीजों का यूज जो है वो मेंशन है, और इनकी पेटेंटिंग उन्होंने फॉरेन कंट्री से वापस ले ली। ठीक है, बायोपायरेसी, व्हाट इज पायरेसी? पायरेसी इज चोरी। चोरी कर रहे हैं किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चोरी कर रहे हैं? नहीं, पेटेंटिंग ऑफ प्लांट्स, जीन्स एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट आर इंडिजिनियस टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे हल्दी के केस में हुआ, हल्दी इंडिया की इंडिजीनियस क्रॉप है, ये वहां यहाँ पे ग्रो कर रही है पिछले कई सालों से, उन चीजों को पेटेंट करना क्या कहलाता है? कोई और कंट्री पेटेंट कर गई हल्दी का, वो बायोपायरेसी की है उस कंट्री ने, वो उनका था ही नहीं, वो जो हमारा है, हमारी चीज को आप पेटेंट कर रहे हो, दैट मींस यू आर डूइंग बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी की डेफिनेशन क्या कहती है? बायोपायरेसी कहती है यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and organization without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कंट्री जिसका वो नेटिव है, जहां से वो एक्चुअल में आया है। डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि यूएस है, यूके है, वो क्या कर रही हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की नॉलेज को, डेवलपिंग कंट्रीज की रिसोर्सेज को पेटेंट कर रही हैं और उसमें से बड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस व्हिच आर फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, वो फाइनेंशियली तो रिच है, यूएस जैसे नेशंस फाइनेंशियली रिच है बट बायोडाइवर्सिटी बड़ी पुअर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे बड़े कम है। ठीक है, और ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है उनको कोई। वो जो न्यू कंट्रीज है, इंडिया तो बहुत पुरानी कंट्री है, यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाँ, हम लोग फाइनेंशियली रिच नहीं है, ना ही हम उस नॉलेज का फायदा उठा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी का, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत हाई टाइम है हमें अपनी पुरानी जो टेक्नोलॉजीज हैं, अपनी पुराने ग्रंथ हैं, उनको पढ़ के उनमें से जो भी उन्होंने लिखा गया है उसकी रिसर्च करके, कुछ नई खोज करके नए पेटेंट्स, नए मेडिसिन बनानी चाहिए, रादर देन कि कोई और आपके देश से उस नॉलेज को, उस रिसोर्स को ले जाए और अपने कंट्री का नाम रोशन कर ले। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन जो है बायोरिसोर्सेज का, हमारे बायोरिसोर्सेज का, हमारे रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारी लॉज जो हैं इसको बचाने के लिए बनाए गए। सो दैट इज इट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बायोपायरेसी के बारे में पढ़ा, किस किस चीजों की पायरेसी हुई थी, क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज वैक्सीन के लिए, केमिकल सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और नॉर्मल एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, डिजीज की स्टडी के लिए यूज किया गया। उससे पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमने पीसीआर और एलाइजा टेस्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद ट्रीटमेंट में हमने जीन थेरेपी और इंसुलिन का बनाना पड़ा। उसके बाद हमने पेस्ट रेजिस्टेंट में एक तो नेमेटोड के अगेंस्ट और एक तो
बेसिलस thuringiensis के अगेंस्ट बेसिलस thuringiensis का यूज करके हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए। उसके अलावा हमने पढ़ा कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस किस एरिया में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको एक थरो रीड देना एनसीईआरटी में और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, so that is it for the day. Thank you so much. Bye bye.